नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल एकेडमी के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं शेखावाटी मिशन 100 कक्षा 12 के पॉलिटिकल साइंस की बोर्ड परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका अध्याय 7 है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं ये पार्ट जो है ये 5 नंबर का आएगा और 3 प्रश्न छोटे आएंगे। एक MCQ में आएगा, एक रिक्तस्थान में आएगा और एक वन लाइनर आएगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में आज़ादी के बाद कौन से दशक को स्वायत्तता की मांग का दशक कहा जा सकता है। स्वायत्तता का मतलब होता है कि हर राज्य अपनी पृथक स्वायत्तता या पृथक स्वतंत्रता चाहता था, उस मांग का दशक कहा जा सकता है। तो 1980 का दशक जो है वो इस मांग का प्रमुख दशक माना जाता है। अगला है, किस वर्ष पंजाब और हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ था। पंजाब और हरियाणा का निर्माण हुआ था 1966 में। हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ, हिंदी को जब राजभाषा बनाया गया था तो हिंदी की खिलाफत करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसको हम DMK बोलते हैं। यह किस राज्य में चलाया गया था? तो ये तमिलनाडु में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने कबाइली घुसपैठिए कब भेजे। कबाइली घुसपैठी जो है वो कश्मीर पे कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में भेजे थे। जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री का पदनाम बदलकर मुख्यमंत्री कब कर दिया गया था? तो 1965 के अंदर जो है वो मुख्यमंत्री नाम कर दिया गया। पहले जम्मू कश्मीर के जो थे मुख्यमंत्री, उनका नाम प्रधानमंत्री कहा जाता था और उनको अलग स्वायत्तता दी गई थी 370 के तहत। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध पंजाब राज्य से है। पंजाब में जब वो खालिस्तानी आंदोलन चला था और उस समय अमृतसर के अंदर जो है जो गुरुद्वारा है, उसी गुरुद्वारे से या स्वर्ण मंदिर से जब आतंकवादी गतिविधियां संचालित हो रही थी तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। तो इस ऑपरेशन का संबंध पंजाब राज्य से है। अगला है, राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच शांति समझौता कब हुआ था। 30 जून 1986 को 30 जून 1986 को राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच में शांति समझौता हुआ था। अगला है, सिक्किम को भारत का कौन से नंबर का राज्य बनाया गया। सिक्किम को भारत का 22वां नंबर का राज्य बनाया गया। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था। अगला है, भारत के कौन से राजनेता खुली अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के समर्थक थे। तो राजीव गांधी जो थे वो कंप्यूटर और खुली प्रौद्योगिकी के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाकर भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था। तो 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवा के भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अब आगे हैं रिक्तस्थान। भारत की आज़ादी के समय जम्मू और कश्मीर के शासक कौन थे। भारत की आज़ादी के समय जम्मू और कश्मीर के शासक हरि सिंह थे। जम्मू कश्मीर के साथ मसला ये था कि जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो हिंदू थे और वहाँ की जो जनता थी वो अधिकांश जनता मुस्लिम संप्रदाय की थी। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का पहला प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। तो जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री जो है वो शेख अब्दुल्ला को बनाया गया था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के थे। भारत के प्रधानमंत्री के पदनाम को बदलकर मुख्यमंत्री करने के बाद जम्मू कश्मीर का पहला मुख्यमंत्री कौन बना। गुलाम मोहम्मद सादिक कांग्रेस पार्टी से बना था। इनसे पहले जो भी बने थे उन्हें मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता था बल्कि कश्मीर का प्रधानमंत्री कहा जाता था। अगला है, किस प्रस्ताव के तहत पंजाब में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठी थी। पंजाब में अकाली दल है और उसने आनंदपुर शाही प्रस्ताव रखा था 1973 में। उस प्रस्ताव के तहत पंजाब में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठी थी। क्षेत्रीय स्वायत्तता का मतलब है कि वहाँ पे पंजाब में उन्होंने खालिस्तान की मांग उठाई थी। खालिस्तान का मतलब रिक्तस्थान नहीं है, खालिस्तान का मतलब खालसा पंथ से संबंधित है और सिख धर्म में खालसा पंथ होता है। उस खालसा पंथ के तरह ही वो उस जगह को ही खालिस्तान बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीयवादी भावनाओं को लेकर चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। तो सबसे पहला आंदोलन वो द्रविड़ आंदोलन था जो हिंदी के विरोध में पैदा हुआ था और DMK जो है इसका नेतृत्व कर रहा था द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। पंजाब में अमन कायम करने के लिए 1985 में कौन सा समझौता हुआ था। पंजाब में अमन कायम करने के लिए 85 में
राजीव लोंगेवाला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है? भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसे 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार भी पूर्वोत्तर को ही कहा जाता है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, वन लाइनर या एक शब्द में आप इसके उत्तर दे सकते हो। पहला है, किस प्रकार की शासन प्रणाली क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानती? तो लोकतंत्रात्मक प्रणाली है, ये क्षेत्रता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानती है, क्योंकि क्षेत्र बंटना एक तरह से विभाजन होना नहीं है, बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से बंटना कोई विशेष खतरे की बात नहीं मानी जाती है। लोकतंत्र में सभी की इच्छाओं को, सभी के मतों को तवज्जो दी जाती है। महाराष्ट्र की किस पार्टी ने गोवा को महाराष्ट्र में मिलाने की मांग रखी थी? महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है, उसने कहा था कि गोवा को महाराष्ट्र में मिलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत ने विविधता के प्रश्न पर कौन से दृष्टिकोण अपनाए थे? भारत ने विविधता पर सबसे पहले लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया था। भारत ने कहा कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है, तो इसमें लोकतांत्रिक दृष्टि से कार्य किया जाना चाहिए और सभी की इच्छाओं को, सभी के मतों को, सभी के मनों को साथ लेकर चलना चाहिए। जम्मू और कश्मीर में सम्मिलित 3 राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र कौन से थे? जम्मू और कश्मीर में 3 क्षेत्र शामिल हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 370 के तहत संक्रमणकालीन प्रावधान किए गए थे। वर्तमान में अनुच्छेद 370 है, इसको हटा दिया गया है। जम्मू और कश्मीर राज्य की 2 स्थानीय राजनीतिक पार्टियों के नाम लिखो। जम्मू कश्मीर में जो 2 वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे एक तो है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिसको हम पीडीपी कहते हैं, और दूसरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जिसमें शेख अब्दुल्ला वगैरह ये थे। अगला है, अनुच्छेद 370 को कब और किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करके कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? 2 बनाए गए। भौगोलिक रूप से पहले इसमें 3 शामिल थे, जम्मू अलग, कश्मीर अलग, लद्दाख अलग। वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं, जिसमें एक जम्मू कश्मीर है, दूसरा लद्दाख है। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, यह किस आंदोलन का लोकप्रिय नारा था? जो द्रविड़ आंदोलन था उनका ये नारा था कि उत्तर भारत के जो थोड़े से लोग हैं उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया है, तो उत्तर दिन दिन बढ़ता जा रहा है और दक्षिण दिन दिन घटता जा रहा है। तो ये द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जैसी पार्टियों ने द्रविड़ आंदोलन, जो दक्षिण भारतीय आंदोलन है, उसमें दिया था। द्रविड़ आंदोलन का संबंध किस राजनीतिक संगठन से था? तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से ही था। पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से जाना जाता है और ये द्रविड़ अस्मिता के दक्षिण भारतीय राजनेता थे। तमिलनाडु राज्य की 2 स्थानीय राजनीतिक पार्टियों के नाम बताओ। तमिलनाडु की 2 स्थानीय पार्टियां हैं, एक तो है डीएमके, एक है एआईडीएमके यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? 1984 में अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के विरुद्ध में भारत सरकार ने एक आंदोलन चलाया था, सैन्य आंदोलन, और उस सैन्य आंदोलन का नाम या सैन्य ऑपरेशन का नाम जो है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार था। पंजाब का समझौता किसके मध्य हुआ था? तो तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी और उनके साथ में अकाली नेता थे हरचंद सिंह लोंगेवाला। उनके बीच में ये राजीव लोंगेवाला समझौता हुआ था, उसे पंजाब समझौता भी कहा जाता है। पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन जो है वो अकाली दल के द्वारा चलाया गया था। पूर्वोत्तर भारत के किन किन राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। पूर्वोत्तर के जो हमारे प्रदेश हैं उनमें से जो 7 प्रदेश हैं उनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो उसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश है, असम है, 2 नाम ए पे हो गए हैं, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर 3 नाम मैं पे हो गए हैं, त्रिपुरा और नागालैंड। इस प्रकार ये 7 जो राज्य हैं इनको हम 7 बहनें या 7 सिस्टर स्टेट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मिजो नेशनल फ्रंट का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो मिजो नेशनल फ्रंट का गठन लालडेंगा के नेतृत्व में किया गया था।
पूर्वोत्तर भारत में राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठने का प्रमुख कारण क्या था? देखो, पूर्वोत्तर भारत में सबसे पहले क्या था, गैर रस्मी लोगों को ये लगने लगा था कि असम की सरकार उनके ऊपर अपनी भाषा थोप रही है। असम से अलग होने के बाद जनजातीय समुदाय के नेताओं ने किस पार्टी का गठन किया? तो ईस्टर्न इंडियन ट्राइबल यूनियन का गठन हुआ था और 1960 में ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में से बदल दिया गया था। पूर्वोत्तर भारत में पहला अलगाववादी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो मिजो नेशनल फ्रंट द्वारा पहला अलगाववादी आंदोलन चलाया गया। 1979 में असम से विदेशियों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जो थी आसू था, उसके द्वारा किया गया था। आसू संगठन की आप्रवासियों को लेकर क्या मांग थी? आसू संगठन की मांग ये थी कि 1951 के बाद में जितने भी लोग असम में आकर के बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। नगा नेशनल काउंसिल का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आगमी जापू फिजो के द्वारा नगा नेशनल काउंसिल का गठन किया गया था। असम समझौता कब और किसके बीच में हुआ था? असम समझौता जो है वो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी आशू और राजीव गांधी के बीच में हुआ था। सिक्किम के लोकतंत्र बहाली आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सिक्किम के नेता थे लेदुप दोरजी खांगसरपा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का एक आधारभूत सिद्धांत क्या है? क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा है। ये लोकतांत्रिक राजनीति का एक मूल तत्व है, इससे ये अलग नहीं हो सकते। 4 देशों के नाम बताओ जिनकी सीमा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लगती है। तो पूर्वोत्तर राज्यों से देखो, चीन लगता है, म्यांमार लगता है, बांग्लादेश लगता है और भूटान लगता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार से आप क्या समझते हैं? पंजाब में खालिस्तान के समर्थक उग्रवादियों ने अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसको एक हथियारबंद किले के रूप में तब्दील कर दिया। तो मजबूर होकर के भारत सरकार ने इन उग्रवादियों के खिलाफ जून 1984 में एक सैन्य अभियान चलाया था और उसका नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार रखा गया। कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 क्या है? देखो, केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 19 पारित किया। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जो पहले वहाँ पे धारा 370 थी और एक संरक्षित राज्य का अलग से दर्जा दे रखा था, उसको ख़त्म कर दिया गया और अब जम्मू कश्मीर जो है 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया था, जिसमें एक था जम्मू कश्मीर और दूसरा था लद्दाख। इनकी स्थापना की गई। इस अधिनियम के माध्यम से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए 107 सीटों वाली विधानसभा की व्यवस्था की गई। जम्मू कश्मीर मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या 10 सुनिश्चित की गई। पूर्वोत्तर भारत की राजनीति पर कौन कौन से मुद्दे हावी रहे हैं? पूर्वोत्तर की राजनीति पर देखो, एक सबसे पहला मुद्दा यह था कि वो स्वायत्तता की मांग चाहते हैं। दूसरा ये था कि वो अलगाववाद की जो आंदोलन चल रही थी वो वहाँ खूब चले। और तीसरा, उन्होंने बाहरी लोगों का विरोध किया। जैसे आसू संगठन है, उसने कहा था कि 1951 के बाद कोई भी आदमी जो है बाहर से आकर के बसा है उसे वापस निकालना चाहिए। देश के अन्य हिस्से के मुकाबले यह इलाका जो है आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ भी है। क्षेत्रवाद के उदय के कारण बताइए। क्षेत्रवाद के उदय का कारण सबसे बड़ा ये है कि पृथक राज्य बनाने की मांग जो है उससे क्षेत्रवाद का उदय होता है। सरकार की नीतियाँ यदि सही ढंग से संचालित नहीं होती है या किसी एक क्षेत्र विशेष को तवज्जो दी जाती है, एक को नहीं दी जाती है, तो उससे क्या होता है कि क्षेत्रवाद बढ़ता है। केंद्रीय राजनीति में क्षेत्र विशेष के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व यदि नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो भी उनमें क्षेत्रीयता की भावना पैदा होती है। सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं से भी क्षेत्रीयता की भावनाएं पैदा होती है या क्षेत्रीयता की मांग उठती है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को लेकर भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार यूरोपीय दृष्टिकोण से भिन्न है? भारत में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को राष्ट्र की एकता के लिए अच्छा माना गया है। यूरोप में उन्हें राष्ट्रीय एकता के खंडन के रूप में देखते हैं, लेकिन भारत में इसे अच्छा माना जाता है क्योंकि भारत में विविधता के सवाल पे लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जबकि यूरोप में ऐसा नहीं है। 21 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कश्मीर मामले को निपटाने के लिए क्या सुझाव दिया था? तो उस समय यूएनओ ने सुझाव ये दिया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुझाव दिया था कि पाकिस्तान कश्मीर में घुसे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के साथ कबायलियों को वापस बुलाए। धीरे धीरे भारत भी कश्मीर से अपनी सेना कम कर दे। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से यहाँ पे जनमत संग्रह करवाया जाना चाहिए और उन्हें पूछना चाहिए कि आप किस साइड में रहना चाहते हो।
अब है आनंदपुर प्रस्ताव या आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या था। तो 1973 में जो पंजाब का अकाली दल है, पंजाब में अकाली दल की पार्टियां चलती है, अकाली दल जो है वही राजनीति करता है। तो उस अकाली दल ने एक सम्मेलन बुलाया और उसने 3 प्रस्ताव पास किए। पहला प्रस्ताव उन्होंने ये किया था कि क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग उठाई गई। उन्होंने कहा कि हम जो से हरियाणा और पंजाब दो बना दिए गए थे 1966 में, पंजाबी भाषियों के लिए पंजाब और हिंदी भाषियों के लिए हरियाणा बना दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें खालिस्तान चाहिए, यानी कि खालसा पंथ की एक अलग मांग करके सिख सरदारों ने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई, जिसे वो खालिस्तान कहते थे। दूसरे ये थे कि उन्होंने कहा केंद्र राज्य के जो संबंध है उनको पुनः परिभाषित किया जाए और सिखों के बोलबाला जो है वो रहना चाहिए या खालिस्तान होना चाहिए जिसमें केवल सिखों का ही बोलबाला रहे। तो इस प्रकार क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग इसमें प्रमुख मांग थी। 1985 के पंजाब समझौते में किन किन बातों पर सहमति बनी। तो 1985 का जो पंजाब समझौता हुआ, उस समझौते में निम्न बातों पर सहमति बनी थी कि चंडीगढ़ जो है ये पंजाब को दे दिया जाए, पंजाब हरियाणा के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए अलग आयोग की नियुक्ति की जाए, पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी व्यास नदी के पानी का बंटवारा किया जाए, पंजाब में उग्रवाद प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाए और पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम जो है वापस ले लिया जाए। अगला प्रश्न है, मिजोरम में अलगाववादी आंदोलन उत्पन्न होने के 2 कारण बताओ। तो मिजो लोगों का ये मानना था कि ब्रिटिश इंडिया के अंग वो नहीं थे, इसलिए भारत संघ से उन्हें कोई नाता नहीं है। 1959 में जो मिजो पर्वत इलाका है उसमें भारी अकाल प्रबंधन का काम जो असम सरकार नहीं कर पाई, इससे अलगाववादी आंदोलन को जन समर्थन भी मिला। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र एक संवेदनशील क्षेत्र है, इस संवेदनशील होने का कारण क्या है। इसका पहला कारण तो ये देखिए कि ये क्षेत्र जो है पूरे भारत से अलग थलग है, यहाँ की सामाजिक संरचना बहुत ही जटिल है। सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे आर्थिक पिछड़ापन बहुत है और भौगोलिक संरचना यहाँ की बहुत ही विशिष्ट है, पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल अलग से कटा हुआ है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद से अब तक उभरी क्षेत्रीय आकांक्षाओं से हम क्या सीख सकते हैं। तो देखिए, क्षेत्रीय आकांक्षाओं से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि ये लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है, इनको दबाने की बजाय लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका अपनाना चाहिए। तीसरा, हमें सत्ता की साझेदारी का महत्व समझना चाहिए कि सत्ता का बंटवारा जितने लोगों में होगा उतनी क्षेत्रीय आकांक्षाएं कम पैदा होगी। क्षेत्रीय असंतुलन पे भी हमें नियंत्रण रखना चाहिए। यदि क्षेत्रीय असंतुलन फैल रहा है, नियंत्रण नहीं है, तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं और ज़्यादा उभरेगी। क्षेत्रीयता से आप क्या समझते हैं। कोई भी देश है, उस देश के अंदर यदि किसी क्षेत्र विशेष के लोग अपने क्षेत्र की विशेष आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए यदि प्रेरित होते हैं और ऐसा करते हैं तो उसे हम क्षेत्रीयता कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्रविड़ आंदोलन की विशेषताएं बताओ। तो द्रविड़ आंदोलन जो है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह ब्राह्मणों का विरोध करता था। यह उत्तर भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभुत्व नकारता है और क्षेत्रीय गौरव की बात करते हुए साउथ के गौरव पे या दक्षिण के गौरव पे प्रतिष्ठा पर बल देता है। तीसरा ये कि यह हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का विरोध करता है क्योंकि वहाँ के लोगों की हिंदी भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय असंतोष को नियंत्रित करने के सुझाव बताइए। तो पहला सुझाव ये है कि सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास होना चाहिए, भाषावाद की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, क्षेत्रीय हितों के स्थान पे राष्ट्रीय हितों को प्रमुखता दी जानी चाहिए और राष्ट्रीय एकता का महत्व समझना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद में देश में उत्पन्न तनाव और संघर्ष के प्रमुख कारण क्या रहे हैं। तो देश में जैसे आज़ादी आई उसके बाद में जो तनाव पैदा हुआ, जो संघर्ष पैदा हुआ, उस जो हिंसा पैदा हुई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि एक तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग चल पड़ी। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात चली थी, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था। उसके बाद में एक नया सिलसिला शुरू हुआ कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग बढ़ती चली गई। गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों द्वारा हिंदी भाषा का विरोध किया गया और ये एक परंपरा सी बन गई कि हिंदी भाषा का लगातार विरोध किया गया। दूसरा ये था कि विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो स्वायत्ता आंदोलन चलने लगे और अलगाववादी आंदोलन चले। अगला प्रश्न है, आपके विचार में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव संघात्मकता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक तर्क था अथवा सिख राष्ट्र के पक्ष में। तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव हमने पहले भी पढ़ा है, अब एक बार फिर इसको दोहरा लेते हैं कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में सिखों ने एक अलग सिख राष्ट्र की मांग रखी थी और उस सिख राष्ट्र का उन्होंने नाम भी रख लिया था खालिस्तान। इस प्रस्ताव में स्वायत्ता की मांग तो थी,
लेकिन इसके साथ में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्गठित करने की मांग थी। सिखों के बोलबाले का ऐलान किया गया था, जो संघात्मकता के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वो एक अलग ही राष्ट्र की मांग कर रहे थे। इसलिए ये जो विचार था, ये अलग सिख राष्ट्र के पक्ष में ज़्यादा था, संघात्मकता के पक्ष में नहीं था। प्रत्येक क्षेत्रवादी आंदोलन क्षेत्र पृथकतावादी आंदोलन नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है कि क्षेत्रवाद का मतलब पृथकतावाद नहीं है। क्षेत्रीय हितों का संरक्षण करना लोकतंत्र की प्राणवायु है। लेकिन देश में कई ऐसे क्षेत्रीय आंदोलन भी चलते हैं जो भारत से अलग होना चाहते हैं। तो ऐसे आंदोलन हैं जो केवल अपने क्षेत्र के हितों की मांग करते हैं। ऐसे आंदोलन भी है जो भारत से अलग होने की बात करते थे, जैसे खालिस्तान है वो अलग होने की बात करता था, इसके लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। बाकी जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा है, या अभी भी वर्तमान में भी बहुत सारे जो क्षेत्रीय आंदोलन है वो चल रहे हैं। जैसे हरित प्रदेश उत्तर प्रदेश में चल रहा है, महाराष्ट्र में विदर्भ का मुद्दा चल रहा है कि विदर्भ बनना चाहिए। इसी प्रकार कर्नाटका में कुर्ग को लेकर के अलग आंदोलन चल रहा है। तो ये क्षेत्रीय आंदोलन जो है ये चलते रहते हैं, लेकिन इनकी मंशा जो है वो लोकतंत्र को और लोकतांत्रिक बनाना है। इसका मंशा भारत से अलग होना नहीं है। तो इस प्रकार ये जो पार्ट है क्षेत्रीय आकांक्षा, ये हमारा पूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।